हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते, मोहित पुनिया नाम है और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी एक लाइन है जो हम जनरली बोलते हैं आपके स्वागत में। और आज हम अपने शक्ति बैच, एनडीए बैच का पहला लेक्चर लेके आए हैं मैथमेटिक्स का। आप सबको पता है मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स 300 मार्क्स की आती है और बच्चे जनरली 60 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद, 120 क्वेश्चन में से 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसको अच्छा अटेम्प्ट मान लेते हैं, लेकिन हमें उससे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तभी हम बाकी लोगों से ऊपर जाएंगे। आज हम मैथ्स की स्टार्टिंग करेंगे। बेटा, मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, ये मैं भी मानता हूं, ये आप लोग भी मानते होंगे। इसीलिए कम टाइम में भी हम ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। एंड कैसे करेंगे सर क्वेश्चंस? टाइम तो लिमिटेड है, हाँ बिल्कुल लिमिटेड है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस शीट, हर चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे, वो आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है। अगर आप लोगों के पास, अगर मान लो जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो हम आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस देंगे जो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे शक्ति बैच में जाइए, सबसे पहले शक्ति बैच ही मिलेगा आपको, उसमें जाइए और मैथ सेक्शन में जाके आप जब क्लिक करोगे मैथ सेक्शन में, वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे इस क्लास के एंड एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसमें 35 क्वेश्चन है सेट्स चैप्टर की और 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। अगले दिन आपको उसके वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताना चाहूंगा। पहला, नोट्स जितने बनाने हैं ड्यूरिंग लेक्चर बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले लेक्चर देखो फिर उसके बाद वापस से नोट्स बनाओ, इतना टाइम नहीं है, बिकॉज नवंबर में हमारा पेपर है। तो अब हमें टाइम बचाना है, हमें फोकस करना है अपने स्पीड पे, अपने एक्यूरेसी पे, रादर देन कि हम एक लेक्चर को बार बार देखें। मैं ये कहूंगा कि जब भी देखो लेक्चर, अच्छे से लेक्चर को देखिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। जितने क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हुआ वो आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए। वीडियो सॉल्यूशन को पूरा देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 35 क्वेश्चन है, आपके 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो नंबर वाइज, जैसे मान लो 20th क्वेश्चन नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप 20th क्वेश्चन पे जाइए और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और चेक करिए कि आप कहां गलती कर रहे थे, आपने क्या चीज मिस कर दी जो कि आपसे वो क्वेश्चन हुआ नहीं। ऐसे ही करके आप अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे, अपना टाइम बचा पाओगे और प्रैक्टिस ज्यादा कर पाओगे। तो आज हम सेट्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एंड क्या पैटर्न रहेगा हमारा, पहले हम पूरी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे सेट्स की, जो आपके एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सेट चैप्टर एंड रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, इससे जनरली हर साल 10 से 12-13 सवाल पूछे जाते हैं। हर साल पूछे गए हैं 12-13 सवाल। तो आप 10 to 13-14 ऐसे सवाल डिफरेंट रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि फिक्स पैटर्न है कि 12 क्वेश्चन ही आएंगे। 10 से 12-13 सवाल आपको पूछे जाएंगे इन 3 चैप्टर से, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अब मैं तीनों चैप्टर की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा लिंक्ड है आपस में। सेट्स के बिना रिलेशन नहीं हो पाएगा, रिलेशन एंड फंक्शन नहीं हो, रिलेशन के बिना फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों चैप्टर आपको एक साथ करवाएंगे हम, पहले सेट करेंगे, फिर रिलेशन करेंगे, फिर फंक्शंस करेंगे, ठीक है। तो आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसी हफ्ते तैयार हो जाएंगे। इसी हफ्ते 10 से 12 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। और अब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि रहेगा सेट थ्योरी के ऊपर। सेट थ्योरी के, इनसे मिल लीजिए, ये हैं पुनिया जी, और पुनिया जी आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिएगा, हमेशा साथ थे, हमेशा साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बेटा देखिएगा ध्यान से, सेट क्या होता है। सबसे पहले सेट के मतलब समझते हैं। देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। सिंपल से सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। अब इसमें वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक बोलता हूं ये सेट है,
तो वो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप भी बोलोगे कि वो सेट है। मतलब सर, मतलब ये कि बच्चा, कि अगर यहां कोई इंडिया में कोई बैठा बंदा पूछता है कि हाँ जी ये सेट है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ जी इसके मेंबर्स ये हैं, तो ये सेट है, वेल डिफाइंड है जी, इसके ऊपर एक रूल लगा हुआ है, इसके अंदर और कोई एलिमेंट आ नहीं सकता, इससे ये वाले एलिमेंट बाहर जा नहीं सकते, तो ये सेट है। अगर यूएसए में पूछेंगे तो वो भी ये रिप्लाई करेंगे, अगर कहीं और पूछेंगे तो वो भी यही रिप्लाई करेंगे। मतलब यूनिवर्स में आपके वो डेफिनेशन जो सेट की, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब सर जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, क्या ये सेट होगा? ये सेट नहीं होगा भैया, ये सेट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये बताइए, क्यों नहीं होगा? सोचिए, मैंने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज अ सेट और नॉट, ये आपसे पूछा मैंने। तो अब इंटेलिजेंट किस बेसिस पे आप जज कर रहे हो? ये सब्जेक्टिव अप्रोच है बेटा, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए सेट नहीं हो सकता। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेटा? वो अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं बड़ा ही बेकार सा बच्चा जिसमें मेरे नंबर नहीं आते हैं, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस जो है वो स्पोर्ट्स में दिखती है, समझ रहे हो? आप हो सकते हो क्लास में नंबर 1 आ रहे हो, लेकिन स्पोर्ट्स में आपका नाम ना हो। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जो रैंक भी फर्स्ट लेके आ रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, तो कैसे आप जज करोगे? इनफैक्ट एक 30 स्टूडेंट की क्लास है, लेट अस अज्यूम 30 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें जो 30th स्टूडेंट से पूछोगे उसके लिए तो सारे इंटेलिजेंट है, और जिससे फर्स्ट से पूछोगे उसके लिए सारे इंटेलिजेंट नहीं है, समझ रहे हो? तो ये जो कलेक्शन है ये आपका सेट नहीं होगा। ये क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं बोलूं कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज अ सेट और नॉट, हां बिल्कुल ये सेट है, बिल्कुल ये सेट है। क्या होगा वोवल्स में? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ही तो वोवल रहेंगे, चाहे आप यहां पूछो, चाहे आप अपने शहर में पूछो, चाहे आप कहीं से पूछो, ये हमेशा परफेक्टली एलिमेंट्स इसके वेल डिफाइंड रहेंगे, तो ये सेट कहलाएगा। यही डेफिनेशन यहां लिखी हुई है कि एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड एज सेट। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, जनरली मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, इनसे सेट का नामकरण कर देते हैं, नेम दे देते हैं कि ये भैया सेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट द सेट ए बी द सेट ऑफ वोवल्स, तो मैं बोल दूंगा ये एक ए सेट है। और जो इनके एलिमेंट्स हैं, ये जो कॉमा से डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कॉमा से डिफरेंशिएट किए हुए हैं, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और इनको जनरली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कि ऐसे बोल देंगे कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर इस सेट को A नाम दे दिया मैंने, तो मैं बोल दूंगा A इज बिलोंग्स टू सेट A, ऐसे बोल दूंगा। समझ रहे हो? हाँ सर, कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने क्या बोला? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। और सेट का जो नामकरण है, जैसा आपका नाम चिंटू, मेरा नाम मोहित, आपका नाम पिंटू, मेरा नाम मोहित पुनिया है ना? अरे सर हमारा चिंटू मिंटू पिंटू ऐसा नाम रख रहे हो? अरे नहीं दोस्त, प्यार से आपको हम चिंटू मिंटू कुछ भी बुला सकते हैं, क्योंकि आप तो हमारे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम भी कुछ भी हो सकता है, सेट का नाम भी कुछ हो सकता है, ABCD कैपिटल लेटर्स में। ये तरीका है सेट को लिखने का। इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में और देखेंगे। अभी इतना जो समझ में आया हमें कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? हम सेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सेट की रिप्रेजेंटेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 2 वे से किया जाता है। पहला होता है लिस्टिंग मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अरे भैया आपने बोल दिया कि हाँ सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात, लेकिन वो तो आपने बताया,
वो तो वार्तालाप की आपने, आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे सेट को, उसके लिए हमने दो वेज है हमारे पास। एक होता है लिस्टिंग मेथड, जिसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, रोस्टर मेथड भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम अलग अलग तरीके से, इन दोनों में अलग अलग तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे सर, अलग अलग कैसे? जैसे देखिए ध्यान से, अभी हमने एक सेट की बात की, ए सेट, जो वोवल्स का सेट था, ए, ई, आई, ओ, यू, ये एक वोवल्स का सेट था ना। एक तरीका तो इसको ये लिखने का हो गया, दूसरा तरीका देखिएगा ध्यान से, ए इज अ सेट सच दैट, ये जो सिंबल है वो सच दैट का है, सच दैट, यहां पे एक्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये मैंने क्या किया बेटा, देखो दोनों तरीके जो है, दोनों सेट जो है वो सेम है, लेकिन एक कान ऐसे पकड़ा है और एक कान ऐसे पकड़ा है, अलग अलग वे से आपने कान को पकड़ा है बेटा, अलग अलग तरीका है सेट को लिखने का। अब सर इसमें से लिस्टिंग मेथड कौन सा है, रोस्टर मेथड कौन सा है, और कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, वो देख लेते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। लिस्टिंग मेथड जो है बेटा, इस मेथड में क्या करते हैं, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग एलिमेंट्स in a bracket and separated by comma, and separated by a comma। देखिए ध्यान से, हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं हम जब भी एलिमेंट्स लिखते हैं। मैथमेटिक्स में तीन टाइप के ब्रैकेट्स यूज करते हैं। एक होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बेटा, एक होते हैं ओपन ब्रैकेट, एक होते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कब यूज किया जाता है बेटा, जब हमें अलग अलग एलिमेंट्स लिखने हो, अलग अलग एलिमेंट्स। ये उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को आता होगा, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। अगर हमें ओपन ब्रैकेट यूज करना है तो हम एक नंबर, एक जैसे फॉर एग्जांपल नंबर लाइन है, यहां से 2 से 5 के बीच में सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू 2 to 5। इसमें 2 से 5 के बीच में सारे नंबर इंक्लूडेड है, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। 2.5, 2.1, 2.13, 2.45 सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, 3, 4, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है और 5 इंक्लूडेड नहीं है। तब हम ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। और अगर हम ऐसा लिखें कि x बिलोंग्स टू 3 to 7 या 3 to 5 कर लो बेटा, 3 to 5 क्लोज ब्रैकेट में, तो यहां कहीं 3 होगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया बेटा, कि हम सर 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और 3 से 5 के बीच में सारे नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के ब्रैकेट्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। सिंस हमें सारे नंबर्स अलग अलग लिखने हैं, सेट्स को, सेट के अंदर सारे एलिमेंट अलग अलग लिखने हैं, इसलिए हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग लीजिए। इसका मतलब क्या है, इस सेट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनके अलावा कुछ नहीं है, इनके अलावा सर बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। तो ये हम 3 टाइप के ब्रैकेट यूज करते हैं। तो अगर हम लिस्टिंग मेथड या फिर टेबुलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड की बात करें, तो उसके अंदर हमने क्या लिखा, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं और उनको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं, कोमा से सेपरेट कर देते हैं। इसमें कोई एलिमेंट रहना नहीं चाहिए और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना नहीं चाहिए, सिंपल बात। अगर हम बात करें सेट बिल्डर मेथड में, इसमें हम क्या लिखते हैं बेटा, इसमें हम लिखते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स क्या है, यहां पे पी एक्स एक रूल है बेटा। क्या है, एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर रहे थे, वोवल्स वाले सेट की बात कर रहे थे, तो हम बोलेंगे कि x such that x is a vowel in English alphabet। तो A, E, I, O, U आप मेरे से पूछोगे तो भी मैं ये बोलूंगा, आप अपने स्कूल टीचर से पूछोगे वो भी ये बोलेंगे, आप कहीं और पूछोगे उनसे भी यही बताएंगे कि 5 ही वोवल्स तो होते हैं जी, है ना। बिल्कुल सही बात सर। तो ये जो मेथड हुआ इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा,
एक्स सच दैट एक रूल लिखा होगा, उस रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स इस सेट के अंदर आते रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़े जल्दी से। आगे तो सर ये था, नहीं ये नहीं है, आगे ये आ जाएगा। ये क्या है? टाइप ऑफ सेट। देखिए आपको जो सवाल पूछे जाते हैं एनडीए में वो बहुत मतलब इतने भी इजी नहीं होते, लेकिन इजी सवाल होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें हमारी 12th 11th 12th जेई मेंस के एग्जाम से, तो बहुत थोड़े लेवल आपका लो कर दिया जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो आपका वो नलीफाई कर देते हैं। देश की रक्षा आप लोगों के हाथ में होंगी। पहले तो मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं दोस्तों, आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोग फ्यूचर में जाके हमारे देश की रक्षा करने वाले हो, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनने वाले हो, आपके हाथ में देश की रक्षा होगी, आप देश की सेवा कर रहे होगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो अपना सफर स्टार्ट किया है इसको कंप्लीट करके रहेंगे, क्योंकि हम वो बच्चे नहीं हैं जो एक चीज स्टार्ट करें और बोल देंगे देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा बेटा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, एक आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ, आगे वाली लाइफ भी डिसिप्लिन लाइफ होगी। और जिस बच्चे को ये डाउट है कि डिसिप्लिन लाइफ का मतलब होता है कि मौज मस्ती नहीं है, वो ये गलत फहमी निकाल दीजिएगा। इतनी मौज इतनी मस्ती होगी आपके साथ, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो कलीग्स होंगे, आपके कैडेट्स जो होंगे साथ में, आपकी जो बटालियन होगी उनके साथ आप जो मस्ती करोगे उसका कोई अंत नहीं है। बहुत इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को, लेकिन ऑब्वियसली डिसिप्लिन लोग होंगे, आपकी लोगों की नजरों में आप थोड़ा सा एक ऊपर दर्जे में जाओगे बेटा, कि हाँ ये वो है जो हमारे लिए अपनी नींद खराब करते हैं। तो आई थैंक यू ऑल, आपने ये पाथ चूज किया और बहुत एक अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा, आपने अगर ये ले लिया है तो बहुत जबरदस्त डिसीजन है। एंड अगेन आई थैंक यू ऑल। तो कमिंग बैक टू द सेट्स, अगर हम सेट्स की बात करें, टाइप ऑफ सेट की बात करें बेटा, उसमें सबसे पहले बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी एज द नेम सजेस्ट, एम्प्टी सेट कौन सा होता है सर जी? सर जी बताइए कौन सा होता है एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट वो होता है सर जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अरे सर जिसमें कोई एलिमेंट ना हो मतलब? हाँ सर, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, उसको हम नल सेट भी कह देते हैं। A set consisting of no element is called as empty set और null set और void set भी बोल देते हैं। void as the name suggests खालीपन, है ना, जिंदगी में खालीपन। इनके एम्प्टी सेट के जिंदगी में बिल्कुल खालीपन होता है, इनके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर करली ब्रैकेट्स को लिख के छोड़ देते हैं कि भैया आपके पास कोई नहीं है। ठीक है सर। A set consisting of at least one element is called as non-empty. Obviously, empty के आगे non लगा दिया तो वो non-empty set मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। आप मुझे बताइए, एग्जांपल दीजिए एम्प्टी सेट का। सोचिए एग्जांपल, आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे एम्प्टी सेट के। ठीक है, इनफैक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। Then we have singleton set as the name suggests, जिसमें एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। Only one element will be there, उसको हम सिंगलटन एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है सर। Then फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिनको आप काउंट कर सको, उंगलियों पे ना कर पाओ लेकिन काउंट तो कर पाओगे। मान लो किसी सेट में 100 नंबर्स हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बोल दोगे? इट इज अ फाइनाइट सेट हैविंग 100 एलिमेंट्स। ठीक है सर। अगर फाइनाइट सेट होगा सर तो कुछ इनफाइनाइट सेट भी होगा? बिल्कुल होता है इनफाइनाइट सेट भी। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बताओ बताओ, बिल्कुल सही बोला आपने। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? हमने तो बोला ही नहीं। अरे बोलो ना, बोला क्यों नहीं फिर? इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बताइए सर, मैथमेटिक्स से एग्जाम्पल नहीं बता रहे? अरे नहीं बेटा, इतने एग्जाम्पल कराएंगे आप कहोगे अरे सर बस करो। लिटरली बता रहा हूं, आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आप कहोगे अरे सर हम पीछे रह गए हैं। लेकिन वो होना नहीं चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। रेगुलरली क्वेश्चंस करते रहिए। जैसे ही आपने वीडियो देखा, ऐप के ऊपर जाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की शीट जो है वो डाउनलोड करिए और स्टार्ट हो जाइए। जब तक शीट खत्म ना हो जाए तब तक खाना नहीं खाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल बेटा जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ यू कैन से होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सारे क्या है, ये सारे सर इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये सारे 26 अल्फाबेट्स आपको पता है होते हैं, और वो सारे काउंट कर सकते हो आप ABCD से लेके, है ना, XYZ तक आप सारे काउंट कर सकते हो। तो वो सारे क्या हो गए, फाइनाइट सेट हो गए। वो सेट कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है सर, अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे अभी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, उस सेट के अंदर भैया कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कार्डिनल नंबर बोल देंगे। मान लो अगर एक सेट A है और उसके अंदर आपने बोल दिया A is X such that X is अल्फाबेट, या और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो, X is वही ले लो, X is a vowel, अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं, X is a vowel in English alphabet, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, सर 5 एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा N of A और O of A दोनों रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम बोल देंगे कितने एलिमेंट्स हैं, सर 5 है। यहाँ पे ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। मिनिमम कितना हो सकता है ये बताइए, मिनिमम कितना होगा, सर 0 हो जाएगा। किस केस में, नल सेट के केस में। मैक्सिमम कितना होगा सर, मैक्सिमम हम कोई काउंट नहीं कर सकते सर, क्योंकि हो सकता है 10,000 एलिमेंट्स भी हो, 10,001 एलिमेंट्स भी हो, लेकिन हमें नंबर, मैक्सिमम नंबर नहीं पता होगा कितना हो सकता है। फाइनाइट सेट होगा, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें, लेकिन वो काउंट करने आपको लिखने पड़ेंगे सर, तो इसलिए वो नंबर कितना भी हो सकता है उसकी कोई टेंशन नहीं है। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है सर, इन्फिनिटी? नहीं, ऐसा नहीं होता। कार्डिनल नंबर जो है वो सिर्फ डिफाइंड है किसके लिए, फाइनाइट सेट के लिए। तभी ऐसा लिखा हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट। अब आप बोलोगे कि सर इतनी जल्दी कैसे पढ़ेंगे हम, इतने जल्दी आप कैसे देखो टाइम कम है दोस्तों, ये बहुत बेसिक्स हैं, इसलिए हम थोड़ा सा तेज जाएंगे। जहां पे आपको मुझे लगेगा कि आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है, ये बिल्कुल भी आपने समझा नहीं है, उस चीज को हम थोड़ा स्लो करेंगे और आपको लिखने का मौका मिलेंगे। नोट्स ऐसे नहीं बनाने कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स, अरे इट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, इट्स कार्डिनल नंबर टू बी डिनोटेड बाय N of A और O of A। ऐसे नहीं बेटा, आपको लिखना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, यहां साइड में लिख दीजिए कितने आदमी थे, कितने एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, खत्म बात। ऐसे नोट्स बनाइए, वो नोट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे, अदरवाइज ये तो नोट्स आपके पास रहेंगे ही रहेंगे, आपके पास PDF मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो रेगुलरली। जब भी कहीं डाउट आता है तो आप ये नोट्स उठा के देखिए, अदरवाइज अपने हाथ से नोट्स बनाइए, नोट्स हाथ से बनाए हुए ही आपके कामयाब हो गए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इनफाइनाइट सेट बता दिया सर आपने, इनफाइनाइट सेट डन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट सर? देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, अगर किन्हीं दो सेट में कार्डिनल नंबर अगर सेम हो, कार्डिनल नंबर सेम हो मतलब क्या हुआ सर, कार्डिनल नंबर की बात करें तो फाइनाइट सेट की बात कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो अगर किन्हीं दो फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर है तो उसको हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट सेट। जैसे एक सेट तो यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा सेट में लिख देता हूं बी सेट। बी सेट क्या है, लेट अस अज्यूम 1 2 3 AB, ऐसे लिख दिया मैंने 1 2 3 AB, या 1 2 3 4 5 लिख दो, चलो 4 5। हाँ सर, ये आपने सेट लिख दिया, यहां पे A में 5 एलिमेंट्स, यहां पे भी 5 एलिमेंट, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम, इक्विवेलेंट सेट्स, खत्म बात। क्या सर इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट भी हो गए? नहीं नहीं नहीं, इक्वल सेट नहीं हुए हैं, इक्वल सेट की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कार्डिनल नंबर की अगर सेम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया सर। अगर हम बात करें आगे की साइड चलें सर, जल्दी सर चलें आगे, तो देखिए ध्यान से, सबसेट, इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसेट, प्रॉपर सबसेट और एक आपके लॉज के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको पढ़ने के लिए जो अभी हमने पढ़ा था वो बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें सबसेट, सबसेट का मतलब क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए पार्ट, और कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड एज सबसेट। अब सर इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिएगा ध्यान से,
मान लो एक सेट बी है, उसको हम सबसेट कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक बी सेट लिखा था हमने 1 2 3 4 5। अगर मान लो एक सी सेट लिखता हूं मैं, जिसको मैंने बोल दिया 1 2, क्या इसके सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हैं? हाँ सर बिल्कुल है। तो C इज अ सबसेट ऑफ B, सिंपल बात। C इज अ सबसेट ऑफ B। क्यों है यहां पे B सबसेट? B का सबसेट क्यों है? क्योंकि 1 और 2 C में भी आ रहे हैं और 1 और 2 B में भी आ रहे हैं। तो बेसिकली पार्ट की बात हो रही है। जैसे पूरी बॉडी है आपकी बेटा, अगर पूरी बॉडी में अगर मैं बोलूं आपका ये हैंड जो है, इट इज अ सबसेट ऑफ योर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। ये लेफ्ट हैंड जो है, इट इज अ सबसेट ऑफ बॉडी ऑफ योर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। इसी के ऊपर वैक्सीनेशन की सेकंड डोज लगी है कल ही, है ना, तो थोड़ा पेन भी है, कोई बात नहीं। अगर हम बात करें आईज की, अगर हम बात करें ईयर्स की, तो ये भी क्या है? आपके पार्ट है बॉडी के। लेकिन अब मुझे बताइए सर कि आईज, ईयर्स, नोज, हैंड, लेग्स, इन सबको साथ मिला के क्या ये पार्ट होंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी पार्ट होंगे, सबसेट होंगे आपकी बॉडी के। और इनफैक्ट आपकी पूरी बॉडी भी आपकी पूरी बॉडी का पार्ट है ना। फुल पार्ट हुआ तो क्या हुआ सर, लेकिन पार्ट तो है। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है। सबसेट में क्या होता है बेटा, देखिए ध्यान से, सारे एलिमेंट्स भी अगर आ जाए, अगर मैं एक डी एलिमेंट, डी सेट लिखूं यहां पे 1 2 3 4 5, तो ये भी एक सबसेट है बी का, क्योंकि डी के जो डेफिनेशन जो कह रही है कि डी के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट होने चाहिए, वो यहां पे जस्टिफाई हो रही है, डेफिनेशन ट्रू प्रूव हो रही है। इसलिए डी भी एक सबसेट होगा, डी भी एक सबसेट होगा। और सबसेट का सिंबल क्या होता है सर? ये रहा, सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपरली सबसेट के कौन कौन सा होता है सर? प्रॉपर सबसेट कौन कौन सा होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ बेटा? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉपरली एक पार्ट हो, पूरा पार्ट ना हो तो प्रॉपरली प्रॉपर सबसेट बोल देंगे। मतलब सर नहीं समझ में आया सर, क्या कहना क्या चाहते हो दोस्त, कहना क्या चाहते हो? वो वाले है ना, समझ गए होगे कौन सी मूवी है वो? हाँ सर, मूवीज नहीं देखते हैं हम, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट? कि अगर मान लो सेट बी है, उसको हम प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा कि बी के सारे एलिमेंट्स, every element of set B is an element of set A, but every element of set A is not an element of set B, is not an element of set B। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर ये जो मान लो B सेट है और ये D सेट है, B के सारे एलिमेंट्स D के एलिमेंट है, D के सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट है, तो ना तो बी डी का सबसेट हुआ, ना डी प्रॉपर सबसेट हुआ, ना डी बी का प्रॉपर सबसेट हुआ। सर ये सबसेट हो गए, एक दूसरे के सबसेट तो जरूर होंगे, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। मतलब आपकी पूरी बॉडी का प्रॉपर पार्ट नहीं है। सिंपल बात, सिंपल डेफिनेशन ये। तो बेसिकली क्या हुआ सर कि सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक डिफरेंस हुआ। क्या डिफरेंस हुआ? कि अगर प्रॉपरली पार्ट है, मतलब कि अगर हैंड की बात कर रहे हो तो वो प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है। आईज की बात कर रहे हो तो प्रॉपर सबसेट भी है, सबसेट भी है। लेकिन अगर आप पूरी बॉडी की बात कर रहे हो, वो सिर्फ सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। मतलब कि जो सेट ए है वो अगर पूरा ही वापस लिख दिया आपने, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सबसेट होगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर आपकी, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर आगे बढ़ने से पहले ये तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हैं। ये तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल हैं। ये चीज देखिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। इसके लिए पीएनसी की हल्की सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे सर मान लो, अच्छा चलो आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट,
देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट, एस भी लगा देते हैं सबसेट्स, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों, क्या हो रहा है, अब हम सीख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेट ए ले लेते हैं बेटा। ए सेट में लेट अस अज्यूम वी हैव 2 एलिमेंट्स विच इज 2 and 3। बिल्कुल सही बात सर, 2 एलिमेंट लिख दिया आपने, 2 and 3। अब देखिए ध्यान से, मैं काफी सारे सेट लिख रहा हूं। कौन कौन से सेट लिख रहा हूं? एक तो नल सेट लिख दिया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसके बाद मैंने लिख दिया एक सेट जिसमें सिर्फ 2 हो, एक सेट लिख दिया बेटा जिसमें 3 हो, और एक सेट लिख दिया बेटा जिसमें 2,3 दोनों हो। क्या नल सेट सर पार्ट होगा? हाँ, नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका पार्ट हो गया। सिर्फ 2 को कंसीडर कर लिया, सिर्फ 3 को कंसीडर कर लिया, और फिर 2 और 3 को कंसीडर कर लिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये आपके क्या आ गए? ये आपके आ गए सबसेट्स ऑफ ए। अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट्स की, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे सर? प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, उसमें देखिए ध्यान से, एक तो नल हो गया, बिल्कुल सही बात है सर, एक 2 हो जाएगा सर, और एक 3 हो जाएगा सर, एक ये भी हो जाए। अरे नहीं सर, ये नहीं होगा, ये तो पूरा ही पार्ट है, 2 और 3 तो पूरा ही सेट है सर, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात सर। तो एक एक प्रॉपर सबसेट कितने आए? 3 आए। सबसेट कितने आए? 4 आए। ठीक है सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर। मान लो एक सेट बी है, उसके अंदर ए, ई, आई 3 एलिमेंट है। तो अगर हम सबसेट की बात करें बेटा, अगर मैं सबसेट ड्रॉ करके दिखाऊं आपको जल्दी से, सबसेट कौन कौन से होंगे? नल सेट हो गया, फिर ए हो गया बेटा, फिर ई हो गया, फिर आई हो गया। इंडिविजुअली एक एक आगे बेटा, बिल्कुल। फिर अब 2-2 वाले की बारी है सर, ए कोमा ई, ई कोमा आई, एंड सर ए कोमा आई। सर ए को लिख दो आई कोमा ए। अरे आई कोमा ए और ए कोमा आई तो एक ही बात है ना, रिपीट नहीं करते हैं हम। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि अंदर कैसे लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता अंदर कैसे लिखे। ई को पहले लिख दो, बी को ए को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिपीट भी नहीं करते हम, ऐसे नहीं ए ई आई और फिर ए लिख दे तो 4 एलिमेंट हो गए। नहीं नहीं, 3 ही एलिमेंट होंगे। वो रिपीटिशन लिखी हुई है, वो आपने थोड़ी सी गड़बड़ी करने की कोशिश की है, लेकिन आपका कान पकड़ लिया गया कि ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी। और सर अब देखिए ध्यान से, एक सेट जो होगा वो ए ई आई तीनों का हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स कितने आए? 8 आए। और प्रॉपर सबसेट कितने आ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, एक कम, ये वाला छोड़ दोगे आप तो प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। लेकिन सर ये तो आप एग्जांपल दे रहे हो, नंबर कितने आएंगे? तो देखिए ध्यान से, अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है बेटा? 3 है, तो सबसेट कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं, विच इज 2 की पावर 3। और अगर हम सबसे ए की बात करें, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है बेटा? यहां पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए सर 2 है, और सबसेट कितने आ रहे हैं सर? इसमें 4 सबसेट आ रहे हैं, दैट इज 2 की पावर 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए बेटा? 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, दैट सेट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ सबसेट। कैसे सर? देखो, इसको पीएनसी से समझिए कि इस फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है कि आप आइए या आप ना आओ। अगले के पास भी 2 ऑप्शन है, उससे अगले के पास भी 2 ऑप्शन है। हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है कि आप सबसेट में आ रहे हो या सबसेट में नहीं आ रहे हो। ये कभी चूज करेगा कि नहीं आ रहा, ये भी चूज करेगा नहीं आ रहा, ये भी चूज करेगा नहीं आ रहा, तो आपके पास नल सेट बन गया। पहले एलिमेंट ने चूज किया कि आ रहा हूं, दूसरे ने कहा नहीं आ रहा भैया मैं, और तीसरा कह रहा है नहीं आ रहा, तो आपके पास ए बन गया। पहले ने बोला नहीं आ रहा, दूसरे ने बोला आ रहा हूं, तीसरे ने बोला नहीं आ रहा, तो आपके पास ई बन गया। पहले ने बोला नहीं आ रहा, दूसरे ने बोला नहीं आ रहा, तीसरे ने बोला आ रहा हूं, तो ये वाला सेट बन गया। समझ रहे हो? तो ये जो है आपका 2 की पावर क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। इसका अगर हम फॉर्मूला बनाए तो अगर किसी सेट में ए सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स p है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर p सर, 2 की पावर पुनिया सर, है ना, 2 की पावर p। एंड अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करें सर, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट
तो क्या होगा बेटा 2 की पावर p, लेकिन एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर। इसमें कौन सा सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर? ये वाला एलिमेंट, जब ये वाला सेट, जब तीनों या सारे सेट, सारे एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आ जाए तो उसको हम प्रॉपर सबसेट से बाहर निकाल देंगे कि दफा हो जाओ यहां से, आपकी यहां पे कोई जगह नहीं है, आपकी यहां पे कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही बात सर। आगे बढ़ो सर, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट देखो ध्यान से। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिल्कुल सही बात सर। एंड ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये मैंने सबसेट की बात की है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n, ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है सर। अब सर इक्वल सेट की बात करते हैं। दो सेट अगर इक्वल है तो वो कार्डिनल नंबर तो सेम होगा ही होगा, और नंबर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो भी एक जैसे होंगे, एलिमेंट्स भी एक जैसे होंगे। मतलब कि टू सेट A and B are said to be equal if every element of set A is an element of B and every element of B is an element of A। और इसको लिखा कैसे जाता है? A equal to B, A equal to B, ऐसे बोल दो। A equal to B का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट क्या है? बराबर है। क्या सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं? बताइए। बिल्कुल हाँ सर। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते थे? आपने आज ही पढ़ाया है सर, वो ये होते थे जिसमें कार्डिनल नंबर सेम हो। और अगर इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट वो सेट है जिसमें सर कार्डिनल नंबर तो सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट भी होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते, है ना? ठीक है सर। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जब भी हम सेट के किसी क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे तो आपको सारी दुनिया जितने पॉसिबल है, सारे जो एलिमेंट्स है जितने पॉसिबल है, वो हम यूनिवर्सल सेट में डाल देते हैं। उसकी अराउंड दुनिया जो है वो यूनिवर्सल सेट में चली जाती है बेटा, और यूनिवर्सल सेट जनरली आपको दिया होता है। जब हम वेन डायग्राम की बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट को जनरली हम रेक्टेंगल या स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके अंदर सारे जो कंसीडरेशन में आपके सेट्स हैं वो सारे सेट इसके अंदर ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा ऐसे बना दिया, है ना, ये नहीं होगा। ये वेन डायग्राम से आपको और समझ में आएगा। जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं नाम दे दूं ई इज अ यूनिवर्सल सेट तो क्या दिक्कत है ना? नामकरण ही तो करना है सर। ओके। पावर सेट क्या होते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। पावर सेट, पावर सेट कुछ नहीं है बेटा। पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट है। सर क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो सर? दोबारा बताना। पावर सेट इज कलेक्शन और सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड एज पावर सेट। एक सेट मान लिया ए, सर अभी हमने माना था ए सेट मान लो 1 और 2 है, तो इसके जितने सबसेट हैं, कितने सबसेट हैं सर? 2 की पावर 2, दैट इज 4 सबसेट है। उनका अगर हम सेट बना लें, उनका हम सेट बना लें तो वो सेट जो होगा, वो सेट कौन सा होगा? वो पावर सेट होगा, वो पावर सेट होगा सर। देखिए ध्यान से, सेट ए ये है 1 2, तो इसके सबसेट कितने होंगे? ये 4 सबसेट होंगे सर। और इन सबसेट के बाहर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इनको कोमा से डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये जो सेट आया ये पावर सेट ऑफ ए है। पावर सेट की क्या खासियत है कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट है। पावर सेट का हर एक एलिमेंट एक सेट है सर, तो इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं बेटा? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है सर। जैसे सेट ए लिया, उसके सबसेट लिखे और उनका एक सेट बना दिया, तो हमने उसको बोल दिया पावर सेट है जी। अब नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा ये बता दीजिए। अगर मान लो सेट ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, अगर 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ, और यू कैन से कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा? कहना इसे 2 की पावर 3। जितने सबसेट होंगे सेट ए के, उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि पावर सेट क्या है? पावर सेट के एलिमेंट्स क्या है बेटा? पावर सेट के एलिमेंट्स हैं बेसिकली आपके सबसेट्स ऑफ सेट ए।
हो रहा है ना, थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है ना। हाँ, धीरे धीरे आपको ऐसे खतरनाक चीजों से डील करना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एवरी सेट आर सेट इटसेल्फ। एलिमेंट्स जो है पावर सेट के क्या होते हैं, सेट्स होते हैं, सारे सेट होंगे। देखो ये पावर सेट है, इसका एक एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट भी क्या है, सब सेट है। ये एलिमेंट क्या है, सेट है। ये एलिमेंट क्या है, सेट है। ये एलिमेंट क्या है, सेट है सर। ठीक है सर। द पावर सेट ऑफ ईच गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ऑब्वियस सी बात है सर, नॉन एम्प्टी सेट होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ A is a finite set of n elements, then number of elements in power set of A will be 2 की पावर n। ये हमने अभी देख लिया सर। जैसे A के 2 एलिमेंट थे तो उन 2 एलिमेंट में हमने क्या देखा सर, पावर सेट की में 4 एलिमेंट्स आएंगे, वो चारों एलिमेंट सबसेट होंगे सेट A के। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, वेन डायग्राम। ये तो शॉर्ट है, मतलब इसको तो आप मार्क कर सकते हो कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेन डायग्राम होता क्या है सर, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो आप इसको किसी सेट की। अगर मान लो 2-3 सेट रिप्रेजेंट किए हुए हैं और उनकी हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम जनरली ऐसे कर देते हैं। देखो इसको मैंने आपको बताया था, हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, यहाँ यूनिवर्सल सेट लिख दिया, और बाकी कुछ सेट जो है उनको हम ऐसे बोल सकते हैं। ये सेट ए हो गया, लेट अस अज्यूम ये सेट ए है। कौन सा सेट है ये, ए है। ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ये क्या होता है सर, अभी इसको सीख लेंगे क्या होता है। तो ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली रेक्टेंगल से या स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ए और बी जो सब सेट्स होते हैं उनको हम कैसे कर देते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करते हैं, इंटरेक्शन यूनियन ऑफ सेट की बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पहले यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, मान लो 2 सेट दे रखे हैं आपको ए और बी। ठीक है सर, ए और बी 2 सेट हैं और ए यूनियन बी, इसको कैसे रीड करोगे बेटा, ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल ये होता है, यू मान लीजिए आप आपके लिए, लेकिन यूनियन का सिंबल है ये। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए हो या फिर बी हो या फिर दोनों, हमें फर्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं। जैसे ये सेट ए है बेटा, ये सेट ए है आपके पास, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ये पूरा रीजन जो होगा वो ए यूनियन बी पे आएगा। इसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होंगे वेन डायग्राम से। अभी आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है सर, देखो ए है, बी है और ए और बी दोनों है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ए यूनियन बी को हम ये कहते हैं। अगर हम आगे बात करें सर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना चाहिए। वो वाला रीजन जहां ए भी है और बी भी है उसको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, जो मैंने आपके लिए शेड कर रखा है। ये रहा, यहां सेट ए है, यहां सेट बी है, यहां सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, यहां सिर्फ बी है, यहां ए और बी दोनों है। तो इंटरसेक्शन में दोनों जहां होंगे वो आपका रीजन होगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। आगे देखिएगा ध्यान से, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं बेटा, ऐसे सेट जहां पे कुछ भी कॉमन ना हो। ये सेट ए है, ये सेट बी है, कोई एरिया ओवरलैप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर। अगर एरिया ओवरलैप नहीं हो रहा तो ये सेट, सर क्वेश्चन कब कराओगे, अरे क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से थ्योरी खत्म करो और क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ध्यान से, ए और बी जो सेट है वो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, इसलिए हमने क्या बोला कि ये डिसजॉइंट सेट है। दूसरी भाषा में अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें सर कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एक नल सेट या फाई आ रहा है तो हम बोल देते हैं कि वो क्या आएगा, वो डिसजॉइंट सेट होंगे। क्या ये दोनों सेट जो बने हुए हैं यहां पे डिसजॉइंट है, नहीं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि सर ये यहां पे कॉमन रीजन आ रहा है,
ये यहाँ पे कॉमन रीजन आ रहा है, इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर आप ये बना दो यहाँ पे सी डी, तो सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट, वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है सर, डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। किसकी बात करते हैं बेटा? डिफरेंस ऑफ सेट। एनडीए ने पिछले साल भी पूछा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पूछा है, और पिछले साल भी पूछा है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट? ऐसा नहीं है कि a में से b सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे मान लो एक बच्चा कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये डंडा, ये पूरा रिमूव कर दिया, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा, मजाक अलग होता है, a माइनस बी कंसेप्ट बहुत अलग होता है। जो मजाक करते हैं वो मजाक ही करते रह जाते हैं, जो पढ़ाई करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। a माइनस बी पढ़ाई करते मतलब किसी चीज की भी पढ़ाई करो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ किताबों में उसे रोक, किसी चीज में एक्सपर्ट तो बनो, है ना। हाँ सर, हम तो कैडेट्स हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, a माइनस बी इज नोन एज डिफरेंस ऑफ सेट्स। a एंड b का सेट का डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब यहां क्या है कि a के वो वाले एलिमेंट्स जो b में ना हो। जैसे सर, जैसे अगर हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, एक सेट A, ये सेट B, ये सेट A, ये सेट B, A के वो वाले एलिमेंट्स जो B में ना हो, उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये वाला रीजन आ जाएगा इतना। ये वाला रीजन बीच वाला नहीं आएगा, इंटरसेक्शन वाला रीजन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह A के तो एलिमेंट है, लेकिन ये B के एलिमेंट भी होंगे, ये B के एलिमेंट भी होंगे। तो A के वो वाले एलिमेंट्स जो B में ना हो, उसको हम बोलते हैं A माइनस बी। अब B माइनस A आप खुद बता दो, B माइनस A आप खुद बता दो। B के वो एलिमेंट्स जो A में ना हो, दैट इज B माइनस A सर, सिंपल। अगर हम A माइनस बी की बात करें तो ये वाला रीजन हो जाएगा, और अगर हम B माइनस A की बात करें, दिस इज B माइनस A, तो ये B माइनस A हो जाएगा, है ना। दिस रीजन इज B माइनस A। और अगर इसकी बात करें सर, ये क्या है? दिस रीजन इज A माइनस B। बहुत बढ़िया सर। और ये रीजन क्या है सर? ये है A इंटरसेक्शन B। बिल्कुल सही बात सर। सारे रीजन्स आपको हमने प्लॉट करके बता दिए यहां पे, और इन तीनों को मिला लें तो आपको A यूनियन B मिल जाएगा, है ना। A यूनियन B मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का सिंबल क्या होता है? ये डेल्टा होता है, A डेल्टा B बोलते हैं इसको। A सिमेट डेल्टा ना बोल के आप A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B बोलोगे, ये तो सिंबल है। ठीक है सर, ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि A माइनस बी यूनियन B माइनस A को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। A एंड B का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हुआ कि A माइनस बी वाला रीजन और B माइनस A वाला रीजन। इनफैक्ट आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि सर A यूनियन B वाला रीजन एक्सेप्ट A इंटरसेक्शन B वाला, है ना। A इंटरसेक्शन B वाला, ये भी और ये सेम चीज है। A यूनियन B होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। या तो सिर्फ A हो या सिर्फ B हो, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट्स। डिफरेंस क्या था सर? A माइनस बी की अगर बात करें, वो वाले एलिमेंट जो सेट A में है लेकिन B में नहीं है। A डेल्टा B और A सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें तो वो वाले एलिमेंट जो A में है B में नहीं है, एंड वो वाले एलिमेंट जो B में है A में नहीं है। दोनों यहां पे कंसीडर किया जाएगा। अगर हम बात करें, अगर वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भैया बाहर निकलो, बाहर निकलो, मतलब कि ए के बाहर वाला पूरा रीजन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए डैश और ए सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश बोल देते हैं। मतलब वो वाले एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट।
वो कहां होंगे सर? फिर वो यूनिवर्सल में होंगे, वो दूसरे सेट में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप बात करो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए के बाहर वाला रीजन पूरा बाहर वाला रीजन, चाहे वो बी है चाहे यूनिवर्सल है, वो सारे एक कॉम्प्लीमेंट होंगे। ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट ओनली यूनिवर्सल, ऐसे नहीं कि यहां पे भी लाइनें मार दो आप, अरे वो तो कंसीडरेशन में नहीं है ना, वो तो कंसीडरेशन में नहीं है। तो जो जो कंसीडरेशन में सेट्स हैं उनके बाहर का रीजन, मतलब ए के बाहर का रीजन इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें सर, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी के बाहर वाला रीजन, चाहे वो ए में हो हमें नहीं फर्क पड़ रहा, ए में हो बी यूनिवर्सल में हो हमें नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बी के बाहर होना चाहिए। दिस इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि आप नहीं हो, है ना? ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, ये लॉज जो है, इसमें जो लास्ट के दो लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर जनरली सवाल पूछे जाते हैं, तो वो एक तरह से याद कर लीजिएगा आप। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा कि हाँ आप याद कर सकते हो, अदरवाइज वेन डायग्राम से आप सीख भी सकते हो। देखिए ध्यान से, ए का यूनियन ए के साथ ए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ वो भी ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आइडेंटिटी लॉज की बात करें तो ए यूनियन फाई के साथ किसी का यूनियन कर रहे हैं तो वो सेट वापस वही आ जाएगा, ए सेट। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो वापस से क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। अगर आप वेन डायग्राम से देखो बेटा, ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना मतलब कि वो वाला रीजन जहां दोनों हो, दोनों कहां है बेटा? यहां है सर, ये वाला रीजन है सर, है ना? तो ये कौन सा सेट है? ये तो ए ही हुआ सर, बिल्कुल सही बात सर। आगे बात करें हम कम्यूटेटिव लॉज की बात करें कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग चीज है। ये कम्यूटेटिव लॉज क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर होते हैं? बताओ। ए माइनस बी इज नॉट जनरली इक्वल टू बी माइनस ए। जनरली बोल दिया मैंने यहां पे। क्यों जनरली बोला है ये आप समझ गए होंगे। ऐसा केस पॉसिबल है जहां पे ये बराबर हो सकते हैं और आप लोग समझ गए हो, इसलिए रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं है इन चीजों में, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हम भागीदारी रखते हैं हर जगह के साथ। ए यूनियन बी करो और उसका सी के साथ यूनियन ले लो, वो एक ही बात है कि बी यूनियन सी करो और उसका ए के साथ यूनियन ले लो, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर तीनों का इंटरसेक्शन है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लो और सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो, या फिर पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लो, सॉरी ए का इंटरसेक्शन कर लो, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बात एक ही है। ये तो बेसिक लॉज हैं जो आपको क्लियर है, इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। ये जो लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप वेन डायग्राम से खुद सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। वेन डायग्राम खुद ड्रॉ करिए तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल डी मॉर्गन्स लॉ है, इसमें मैं बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल यू हैव एक सेट ए, चलो बड़ा हो जा थोड़ा, दूसरा सेट बी, और यू हैव योर यूनिवर्सल सेट, ये लो यूनिवर्सल सेट है ना, इसका नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट ए, ये बी और ये यूनिवर्सल सेट। ये क्या कह रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के बाहर वाला रीजन, तो ये वाला रीजन होगा। बिल्कुल सही बात है, इसको सर आपने येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। और सर ये क्या कह रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है बेटा? ए के बाहर वाला रीजन, ये पूरा रीजन हो गया। बिल्कुल सही बात है सर, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका इंटरसेक्शन करो सर किसके साथ? किसके साथ इंटरसेक्शन? बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन होगा सर? बी के बाहर वाला। बी के बाहर वाला को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? इससे रिप्रेजेंट कर दो। बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला सर बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। थोड़ा सा सर होच-पोच हो गया है, बिल्कुल हो गया है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। आप दो चीज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि ये वाला रीजन जो है वो इस वाले रीजन के बराबर आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इनका इंटरसेक्शन है, मतलब वो वाला रीजन जहां पे दोनों लाइन होनी चाहिए, दोनों लाइन होनी चाहिए, तो इसको रब कर देते हैं सर। ये वाला रीजन नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे तो सिंगल लाइन है सर, यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ सिंगल लाइन है, ये वाला रीजन होना चाहिए पूरा, बस यहाँ बी लिख दो सर।
तो देख लो ध्यान से, जहां पे पिंक लाइन और ये ब्लूइश जो लाइन है आपकी, वो आपका रीजन कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन कौन सा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बाद बराबर आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि अलग अलग रिप्रेजेंट करो, तो अलग अलग रिप्रेजेंट करके भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग करके भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग अलग करके भी आप देखोगे दोनों एरिया सेम आ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ जाओ सर, ए यूनियन, देखो इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे एक वेन डायग्राम ये बना लिया, एक वेन डायग्राम ये बना लिया, यहां पे सर दो सेट बना दीजिए, ए सेट और बी सेट, यहां पे भी दो सेट बना दीजिए, ए सेट और बी सेट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, दोनों सेट बना दिए सर आपने। यहां पे इसको नाम दे दो ए, ये बी, ये यूनिवर्सल, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सर जी। ओके ओके सर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इस पे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ध्यान से कि ए इंटरसेक्शन बी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला रीजन है, इसको छोड़ के बाकी पूरा, देखो ध्यान से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, शेड कर दिया उस रीजन को, है ना। हाँ सर, ये बीच वाला रीजन छोड़ के बाकी सारा रीजन होगा सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और राइट हैंड साइड वाला यहां रिप्रेजेंट कर दो सर, ये क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन, तो चाहे एक रीजन आए, चाहे दोनों दूसरा रीजन आए, चाहे दोनों आए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें सर, ए के बाहर वाला पूरा रीजन आ गया सर, ये लो ए के बाहर वाला पूरा रीजन आ गया सर, रिप्रेजेंट कर दिया सर आपने। ओहो ओहो हो सर, गलती कर दी, ए के बाहर वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हाँ ए के बाहर वाला सर, ये लो, बिल्कुल सही बात है सर। अब बी के बाहर वाला करेंगे तो सर देखो ध्यान से, बी के बाहर वाला तो ये रीजन आ गया, ये भी आ जाएगा सर बी के बाहर, है ना, हाँ सर बी के बाहर, और फिर इन दोनों के बाहर, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो आपने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या दोनों के वेन डायग्राम सेम आ रहे हैं सर, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसमें भी इंटरसेक्शन नहीं है, इसमें भी इंटरसेक्शन नहीं है, बाकी सारा रीजन है, तो ये दोनों भी ट्रू होते हैं, ये लॉज भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बस 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 खत्म हो गया। एक बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बचे हैं आपके, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। क्या है फॉर्मूलाज, देखिएगा ध्यान से, ये कार्डिनल नंबर की बात हो रही है, ऑब्वियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनाइट सेट सर। यहां पे हम क्या बात करेंगे, फाइनाइट सेट की बात करेंगे सर। क्यों फाइनाइट सेट की बात करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हो सर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फाइनाइट सेट में ही होते हैं सर, फाइनाइट सेट में ही होते हैं सर, बिल्कुल सही बात। तो अब ये क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट्स होंगे, उसको समझने के लिए जल्दी से देखिएगा ध्यान से, जल्दी से देखिए ध्यान से, और फिर क्वेश्चंस पे, इसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बेटा। ये मान लो दो सेट है, एक सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी, और ये यूनिवर्सल सेट। ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली आपको एक तो जहां पे मैं प्लस लगा रहा हूं वो वाला रीजन चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, ये क्या है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का। पहले आप इंक्लूड करते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया, उसको आप नलिफाई करने के लिए उसको एक्सक्लूड कर देते हो, ताकि आप बराबर पे आ जाओ, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि सर हमने पहले इंक्लूड किया, फिर कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन एक्सक्लूड करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा एक्सक्लूड कर दिया तो वापस से इंक्लूड कर दिया। इसी को तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। ये उसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए जैसे फर्स्ट है, हमें चाहिए ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं आपको प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, और ये वाला एरिया चाहिए। बिल्कुल सही बात सर, ये तीनों एरिया चाहिए ना आपको, हाँ सर। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सर आपने लिखा एन ऑफ ए। एन ऑफ ए का मतलब ये वाला रीजन आ गया और ये वाला रीजन आ गया। ए के अंदर एलिमेंट्स है ना, ये वाला एलिमेंट्स तो ए के अंदर भी है, हाँ सर। फिर आपने लिखा एन ऑफ बी, तो एक बार ये वाला रीजन आ गया और ये वाला रीजन दोबारा आ गया।
ये वाला रीजन दोबारा आ गया। तो जब आप इंक्लूड कर रहे थे आपने एक रीजन को एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, इसलिए आपको वो रिमूव करना पड़ा। आपने ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर दिया, ये रीजन रिमूव हो गया, आपके पास जो चाहिए था वो आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब दूसरा देखिए ध्यान से, वो कह रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, दैट मींस ए एंड बी आर डिसजॉइंट, सेट। हाँ सर, हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो वो क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रीजन तो 0 हो जाएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड ही नहीं करोगे, तो इसलिए ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी, दोबारा इसी पे आ जाते हैं सर, इसी से समझा दो। ए माइनस बी रीजन बता दो पहले तो सर, वो वाले एलिमेंट जो ए में हैं और बी में ना हो उसको कहते हैं ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, ए माइनस बी को हम वो वाले एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में ना हो उसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि सर आपने ये लिखा है एन ऑफ ए, मतलब एन ऑफ ए वाला रीजन ऐड कर दो सर, एक रीजन ये एक रीजन ए, लेकिन मुझे तो सिर्फ इधर वाला रीजन चाहिए था, सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए था, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी। आपने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये गायब हो गया सर, सिर्फ आपके पास ये रीजन बच गया। तो ए माइनस बी को हम एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात सर। और भी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। कैसे सर? ए यूनियन बी माइनस बी, वो भी लिख सकते हो आप, है ना। ए यूनियन बी पूरा रीजन आया और उसमें से बी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये रीजन गायब हो गया, वो भी कर सकते हो। वो अपने डाटा के अकॉर्डिंग आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो डाटा के अकॉर्डिंग देख के सॉल्व करोगे। अब जैसे 3 वाला सेट आ गया तो एक सेट और बना लेते हैं, एक सेट और बना लेते हैं बेटा। तीसरा सेट यहां पे हो गया। चलो देखो ध्यान से, पहले तो रिप्रेजेंट कर देता हूं आपको, ये सी सेट है। अब आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि ये वाला रीजन निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला रीजन निकालना है पूरा, है ना। हाँ सर, ये वाला रीजन निकालना है सर। इसको कैसे निकालोगे? आपने पहले इंडिविजुअली सबको ऐड किया, एन ऑफ ए किया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, चारों रीजन ऐड हो गए। फिर आपने एन ऑफ बी किया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। फिर आपने एन ऑफ सी किया, देखते जाओ, एन ऑफ सी, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। तो सर आपने रीजन तो सारे ले लिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ गए, जैसे ये बार 2 बार आ गया, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार। बाकी तो ठीक है सर, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सामान हमारे पास आ गया सर, उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव किया। ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव करेंगे तो 1 प्लस यहां से चला जाएगा, ये गया भाई, और 1 प्लस यहां से चला गया। बिल्कुल सही बात सर। फिर बी इंटरसेक्शन सी को रिमूव करेंगे, 1 प्लस यहां से चला गया और 1 प्लस यहां से चला गया। बिल्कुल सही बात सर। फिर ए इंटरसेक्शन सी को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस यहां से चला गया और 1 प्लस यहां से चला गया। तो सर क्या हुआ आपके पास? ये सिंगल प्लस, ये सिंगल प्लस, ये सिंगल प्लस, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब आप एक्सक्लूड कर रहे थे तो आपने एक्स्ट्रा एक्सक्लूड कर दिया, उसको इंक्लूड करिए, वो आपने इंक्लूड कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को इंक्लूड कर दिया तो वापस से प्लस आ गया। यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल बात। लास्ट के 2 बहुत सिंपल हैं, आप खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जिसका आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। देखिए क्वेश्चंस देखिए कैसे लिखे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको कभी ना कभी एनडीए ने ये पूछे हैं क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो। आइए देखिए ध्यान से, कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम। देखो ये क्या लिखा हुआ है? ई। ई का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट दे रखा है और उसके अंदर 42 एलिमेंट्स है। ए के अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, ए यूनियन बी के अंदर 22 एलिमेंट है। तो जैसे ही आपको दिखा ए यूनियन बी, आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है। मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है। एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
है ना। आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है A यूनियन B के अंदर 22 एलिमेंट है, दैट इज 22 इज इक्वल टू n ऑफ A 15 एलिमेंट्स प्लस n ऑफ B दैट इज 12 एलिमेंट्स। और A इंटरसेक्शन B नहीं दे रखा आपको तो आपने x लिख दिया। तो यहां से x की वैल्यू जल्दी से निकालिए, 15 और 12 27 27 होता है, 27 में से 22 सब्ट्रैक्ट किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। मतलब कि सर अब आप रिप्रेजेंट कर दो जल्दी से, A इंटरसेक्शन B में 5 एलिमेंट, यहां 5 एलिमेंट है सर, यहां पे 5 एलिमेंट्स आपने लिख दिए हैं सर, बिल्कुल सही बात। A के अंदर टोटल 15 थे, टोटल पूरे A के अंदर 15 थे, 5 यहां चले गए तो 10 यहां बचेंगे, बिल्कुल सही बात सर। B के अंदर टोटल 12 थे, 5 यहां चले गए और कितने बचेंगे, यहां टोटल 12 थे तो यहां पे 7 बचेंगे सर, बिल्कुल सही बात। आपने सारे रीजन हार्डली 30 सेकंड के अंदर ये लिख लेने हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना। डायरेक्टली आपने क्या किया कि आपने निकाला 27 माइनस 22 5 ये आया, टोटल 15 थे तो 10 यहां आए, टोटल 12 थे तो 7 यहां आए, 10 5 7 22, देखो 22 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इसके अंदर 22 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स 42 हैं, तो बाहर कितने बचेंगे सर, 20 एलिमेंट्स तो यहां बैठे होंगे, 20 एलिमेंट्स कहां बैठे होंगे, यहां बैठे होंगे। ये सेट नहीं बनाया, ये 20 एलिमेंट्स को हाईलाइट किया। ये क्या है, 20 एलिमेंट्स तो सर यहां कहीं बैठे होंगे, यहां 20 एलिमेंट्स बैठे होंगे। देखो टोटल यूनिवर्सल में 42 हो गए क्या, देखो 22 यहां पे और 20 यहां पे 42, बिल्कुल सही बात सर। अब इसने पूछा शेडेड रीजन बताओ, तो एक तो बाहर वाला रीजन और एक ये रीजन, 20 एलिमेंट्स यहां, 5 एलिमेंट्स यहां, 25 एलिमेंट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन ए करेक्ट है, आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उन्होंने शेडेड रीजन पूछा, जल्दी से आपने एलिमेंट्स निकाले और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले और आगे बढ़ गए। ठीक है सर, आगे देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द यूनिवर्सल सेट। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा बहुत बढ़िया रहा होगा, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। देखिए ध्यान से, ये भी पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया सवाल है, इनफैक्ट थोड़े पहले ही पूछा गया है। देखिए ध्यान से, इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज बी यूनियन सी। ओके सर, अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, यहां पे बी बना दिया, यहां पे सी बना दिया और बी यूनियन सी आ गया कौन सा सर, यहां पे यूनिवर्सल सेट आ गया है, ये रहा सर, और इसको ये बी नाम दिया हुआ है, इसको नाम सी दिया हुआ है। ये पूरा रीजन बी यूनियन सी जो है सर, वो क्या है, उसको आपने नाम दे दिया ए। ठीक है सर, बाहर वाले को ई नाम दिया हुआ है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ओके सर, अब देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई, ए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ई माइनस ए। ई माइनस ए का मतलब क्या हुआ, वो वाले एलिमेंट्स जो ई में तो है लेकिन ए में नहीं है, यही मतलब हुआ। देखो ध्यान से, इसको मैं वापस लिख देता हूं, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ए, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रिमूव कर दो, लास्ट के दो रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सेट आपको बताना है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, e माइनस ए का मतलब क्या हुआ, जो e में तो है लेकिन a में नहीं है। तो क्या मैं इसको a कॉम्प्लीमेंट लिख दूं, क्या मैं इसको a कॉम्प्लीमेंट लिख दूं? सोच के देखिए, सोच के देखिए, कोई सेट है यहां पे सेट है a, इस पूरे रीजन को मैंने a नाम दे दिया है। b यूनियन c का मतलब क्या है, a है, तो इस पूरे रीजन को a नाम दे दिया। e ये है, e माइनस a, ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट e बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a, तो वो तो बाहर वाला रीजन हो गया, ये बाहर वाला रीजन हो गया, बिल्कुल सही बात सर, बाहर वाला रीजन हुआ, इसको मैं क्या बोल दूंगा, a कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या चीज लिखी हुई है सर, a कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब क्या आ गया सर, e माइनस a कॉम्प्लीमेंट आ गया, e माइनस a कॉम्प्लीमेंट। e माइनस a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, all those element which belong to set e but does not belongs to the complement of a।
सोच के देखो दोबारा, अच्छा चीज है ये भी बहुत अच्छी चीज है। देखिए ध्यान से, बहुत प्यारी है, एक बार समझ में आ गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये ई सेट है, यहां पे कोई सेट ए था, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? ऑब्वियसली सर बाहर वाला रीजन, ये पूरा रीजन बाहर वाला, ये क्या है सर? ए कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ई में तो हो लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, मतलब कि ये वापस से ए आ गया, वापस से अंदर आ गया। तो अब ये जो रीजन हुआ वो उसको हम क्या बोलेंगे? ए बोल देंगे। और बाहर क्या लिखा है सर? बाहर लिखा है ई माइनस ए। अब ये वाला ई इधर आ गया, ई माइनस ए, इसको मैं क्या बोलूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया सर। ये ई नीचे आएगा, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, उसको मैं बोल दूंगा ए हो गया सर। फिर ये ई नीचे आएगा, ये क्या आएगा? ई माइनस ए, दैट इज फाइनल ए कॉम्प्लीमेंट। सर फाइनल क्या आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अगर ये आपको कंसेप्ट पता होता तो देखो कैसे सॉल्व करते आप। अगर कंसेप्ट पता होता, अभी तो समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है दोस्तों, अदरवाइज तो बहुत इजी हो गया है ना। देखो ध्यान से, ई माइनस ए है सर, ई माइनस ए है, ए कॉम्प्लीमेंट ए, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अरे कुछ गड़बड़ी कर दी, देखो ध्यान से, ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ए, ऐसा ही लिखा हुआ है ना। ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे सॉल्व करते, ए कॉम्प्लीमेंट, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए, ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बस ये आपको लिखने थे सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, बस और कुछ नहीं लिखना था। अगर एक और ई आ जाता तो फिर आपका आंसर ए आ जाता। अभी आपके पास 5 है ई, 1 2 3 4 5, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। समझ रहे हो? सिंपल ये बस आपको लिखना था कि कैसे सॉल्व करना है। इसका अगर कंसेप्ट पता होता तो हार्डली ये 15 to 20 सेकंड का क्वेश्चन था, और ये आपको एज देंगे, ऐसे क्वेश्चन ही आपको एज देंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। समझ रहे हो? तो अब देखिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया कि ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आया सर, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट तो सर ऑप्शन में ही नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन सर ए कॉम्प्लीमेंट को क्या मैं बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बोल सकता हूं क्या? कैसे सर? देखो ध्यान से, ए यूनियन बी विच इज योर क्या है? सी। अगर आप ए का नाम लो, क्या है? बी यूनियन सी है ना, उनका कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर। यहां पे अगर हम बात करें कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ सर? बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी के बाहर वाली चीजें, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम ड्रा करके देखोगे इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहां देखिए ध्यान से, बी ये है, ये सी है, बी यूनियन सी के बाहर वाला रीजन सर ये जो अभी आपने प्लॉट किया था, ये वाला है ना, ये हो गया सर। रब कर देते हैं वापस से सर। अब राइट हैंड साइड देखते हैं सर, बी कॉम्प्लीमेंट सर, बी के बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन हो गया सर। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर जी, बिल्कुल सही बात। सी कॉम्प्लीमेंट सर, सी कॉम्प्लीमेंट को सर व्हाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट, सी के बाहर वाला रीजन ये लो। ओहो, जोश में होश मत खोइए सर, यही तो आपको सिखाया जाएगा, यही तो आपको सिखाया जाएगा, है ना। हाँ सर यही सिखाया जाएगा। अब वो वाला रीजन निकाल लीजिए, दोनों लाइनें हैं, एक तो ये गायब हो जाएगा बेटा इतना सा, और एक ये इतना गायब हो जाएगा। वैसे ही आया, वापस वही आ गया, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सर हाँ ये हमने लॉस में भी सीख लिया था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये आपको पता था तो आपका आंसर सी आ गया। और जानबूझ के ए ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था, वो गलत ऑप्शन था, और बहुत सारे बच्चों ने मार्क किया और नेगेटिव मार्क्स लेके आए, और फिर कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, y इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड z इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z,
y इंटरसेक्शन z का मतलब क्या हुआ बेटा कि y भी होना चाहिए और z भी होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, y क्या है बेटा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। y क्या है 5 का मल्टीपल, z क्या है 10 का मल्टीपल, दोनों होने चाहिए। तो जो 5 के मल्टीपल्स हैं और 10 के मल्टीपल्स हैं, क्या मैं दोनों अगर लिखूं, देखो ध्यान से, अगर आप यहां पे लिखो y क्या है 5 के मल्टीपल्स 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। और अगर हम z के मल्टीपल्स की z बोले 10 के मल्टीपल्स होंगे तो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में वो एलिमेंट्स निकालिए जो दोनों में है, कौन से हो गए 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन हो गए सर। बिल्कुल सही सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि y इंटरसेक्शन z जो है वो z के बराबर ही है। y इंटरसेक्शन z जो है वो z के बराबर ही है कि y है 5 के मल्टीपल, z है 10 के मल्टीपल, दोनों होने चाहिए मतलब 10 का मल्टीपल। बिल्कुल सही बात सर। y इंटरसेक्शन z क्या आया, z ही आया, दैट इज मल्टीपल ऑफ 10। और फिर x के साथ इंटरसेक्शन z का, x क्या है 2 के मल्टीपल्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे जाएगा। और z कैसे जाएगा 10, 20, 30 ऐसे जाएगा। दोनों होने चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब सर दोनों होने चाहिए। दोनों कब होंगे सर 10, 20, 30, दैट मींस सर z की बात हो रही है। तो ऑप्शन क्या आ गया सर, आंसर फाइनल क्या है कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इस क्वेश्चन के लिए, एंड दैट z विल बी मल्टीपल ऑफ 10। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर आ गया, आंसर आ गया। बच्चों ने इसको पता नहीं क्यों मार्क किया था कि ये 10 के मल्टीपल्स 20 के मल्टीपल्स होने चाहिए। अरे 20 के मल्टीपल्स सही है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट आंसर 10 का मल्टीपल है। जब आपके पास 10 का मल्टीपल ना होता तब आप जाते 20 के मल्टीपल पे, है ना। 20 के जो मल्टीपल है वो 10 के मल्टीपल तो है ही, तो ये प्रॉपर पूरा आंसर नहीं होगा, ये वाला पूरा आंसर होगा। हार्डली 20-30 सेकंड्स का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सेट A has 3 elements, set B has 6 elements, then the number of elements in A union B would be। इन्होंने ऑप्शन दे दिए कि क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन चेक करो। 9, हमेशा ध्यान रखिएगा कंपिटिटिव एग्जाम जब भी आता है उसमें ऑप्शंस का खेल बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन देखो कैसे, 9 आइदर 8 और 9, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो अब आपको एलिमेंट्स नहीं बताने, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे खेलना है। ए में 3 एलिमेंट है, यहां पे मान लो ए है 3 एलिमेंट है, और यहां पे बी है, यहां पे 6 एलिमेंट है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? 9 हो गए। मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो 9 एलिमेंट। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये वाला ऐसा ना जाके ये सेट ऐसे हो, यहां पे एक एलिमेंट कोई कॉमन हो, इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हो, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बेटा? देखिए ध्यान से, यहां पे 2 एलिमेंट, यहां 1 एलिमेंट, यहां 5 एलिमेंट, है ना। यहां 5 एलिमेंट, 5 1 6 और 2 8। ऐसा भी हो सकता है कि सर 8 एलिमेंट हो सकता है कि सर 2 कॉमन एलिमेंट हो जाए तो 7 नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ए के तीनों एलिमेंट्स बी के एलिमेंट हो जाएं, दैट मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बी यहां पे है और ए इसी के अंदर आ जाए पूरा। यहां पे ये 1, ये 2, ये 3 एलिमेंट, 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट, टोटल 7 एलिमेंट हो गए। देखो बी के अंदर अभी भी 1 2 3 4 5, अच्छा एक ज्यादा लिख दिया। बी के अंदर अभी भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ए के अंदर अभी भी 1 2 3 एलिमेंट है। लेकिन ए यूनियन बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है? क्या मैं बोल सकता हूं 1 2 3 4 5 6। मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यहां से हमें क्या कंसेप्ट समझ में आने आया कि देखो ध्यान से कि ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? मिनिमम वैल्यू कैन आई से 6 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। 6 कब होगी? जब एक सेट दूसरे का सबसेट हो जाए। और मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हो जाए। चलिए
जैसे मैंने आपको लॉन्च में कहा था ना कि टाइम जो है 1.5 घंटा भी हो सकता है, तो आज वैसे ही हो गया। पहले दिन ही सर, पहले दिन ही खेल गए हो आप हमारे साथ कि हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, लास्ट में क्वेश्चन रखे ताकि क्वेश्चंस तो करने, देखो क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला क्वेश्चन नहीं करोगे तो। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दिए तो कोई रोक नहीं सकता आपको आपके सिलेक्शन के लिए। मेहनत कर ली, वो मेहनत जरूर काम आके रहेगी दोस्तों, विश्वास कीजिए। हमने बहुत बच्चे देखे हैं जो सिर्फ मेहनत करते हैं, जिनका मतलब ऑब्वियसली देखो, एक होती है स्मार्ट हार्डवर्क, एक होता है हार्डवर्क। स्मार्ट हार्डवर्क को ज्यादा बेनिफिट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम कम होता है। हार्डवर्क को भी बहुत मेहनत करते हैं तो बहुत फायदा होता है, और जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे उनको फायदा मिलता रहता है। एनडीए में जाने वाले हो दोस्तों, मेहनत से मत घबराना, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अभी से स्टार्ट हो जाओ। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि सेट चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए, मतलब क्या कहना चाहते हो सर, एनडीए में जाके लाइफ सेट है? हाँ, एनडीए में जाके लाइफ सेट है, क्योंकि 11th क्लास का पहला चैप्टर भी सेट है। क्या सर? वाह वाह सर वाह, कितना वाहियात आपने शायरी की है। हाँ, थैंक यू सो मच। ये हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है ना, हम तो गणित वाले मास्टर हैं। गणित वाले वो मास्टर होते हैं जो आज दिल्ली में बारिश हो रही है और आज आपका लेक्चर आके रहा, चाहे कुछ भी हो। बहुत जबरदस्त बारिश हुई दिल्ली में, और खतरनाक बारिश हुई। इतना ट्रैफिक जाम मिलेगा आपको कि आप मतलब 30 से 40 मिनट तो आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी रहेगी, आप हिलोगे तक नहीं, फिर भी आपका लेक्चर टाइम पे आएगा, ये हमारी गारंटी है ना। a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर सर। एंड देखो ये कौन सी फॉर्म है, बताइए कौन सी फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसने क्या बोल दिया? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x जो है 3 से 12 के बीच में होगा। मतलब कि अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो a सेट क्या हो गया बेटा? 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑब्वियसली उसने नेचुरल नंबर इसलिए बोला क्योंकि आप सिर्फ नेचुरल नंबर को कंसीडर करें, रियल नंबर को कंसीडर ना कर जाएं, और 3 से 12 के बीच में होना चाहिए। 3 और 12 पे इक्वालिटी नहीं है तो 4 से स्टार्ट होके 11 तक रुक जाओगे। ठीक है सर। बी की अगर हम बात करें, बी क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज इवन लेस देन 15। तो बी क्या हो जाएगा बेटा? 2 4 6 8 10 12 और 14, ये बोल दिया। ठीक है सर। ऑप्शन क्या कह रहा है? ए यूनियन बी कितना होना चाहिए सर? 4 6 8 10 12। यूनियन की बात होने चाहे ए आए बी आए या दोनों आए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ये गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि मैंने देखा यहाँ 5 नहीं है, जबकि ए यूनियन बी में 5 आएगा। एक ऑप्शन देखते ही मार्क किया, गलत है, अगले ऑप्शन पे आगे। ए इंटरसेक्शन बी सर 4 6 8 10, 4 6 8 10 होना चाहिए। यहां पे सारे इवन नंबर कंसीडर कर लिए, 4 6 8 10 यहां पे भी आ रहा है, सारे इवन नंबर कंसीडर कर लिए। यहां 12 और 14 और 2 नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल सही है। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों के अंदर आ रहे हैं सर, दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंटरसेक्शन होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन टिक किया और आगे बढ़ गए, क्वेश्चन टिक किया और आगे बढ़ गए सर। देखिए ध्यान से, S is a set such that x such that x square plus 1 is equals to 0। इसके मतलब क्या हुआ सर? x square is equals to -1 आ गया। एंड x is real, किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो s में कोई एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा। s में एलिमेंट नहीं आया तो s कैसा सेट हो गया? नल सेट। 5 उसका आंसर हो गया और आंसर टिक किया और आगे निकल ले। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो तब आता जब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट s पूछा होता। ये क्या है? 0 एक एलिमेंट है सेट का। ये क्या है? 5 इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 5 इसका एलिमेंट है ना? हाँ सर। इसको और भी पावर सेट से रिलेट कर सकते हो आप। पावर सेट किसका है ये सोच के देखिएगा खुद, पावर सेट किसका है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। S इज अ रियल नंबर। अच्छा S ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। व्हाट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट इन द फिगर? ये शेडेड रीजन दे रखा है P Q R, ये दे रखे हैं आपको। आइए ऑप्शन से चेक करेंगे। P यूनियन Q, P यूनियन Q, जल्दी से यहां पे तीनों बना लीजिए और फिर सॉल्व कर दीजिए। P Q R, P यूनियन Q, तो कौन सा रीजन आएगा बेटा? देखिए ध्यान से, P यूनियन Q में ये रीजन आ गया, ये रीजन आ गया P यूनियन Q, माइनस P इंटरसेक्शन Q। P
P इंटरसेक्शन Q से माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये वाला रीजन माइनस होगा, तो ये वाला रीजन रिमूव कर दिया हमने यहां से, लेकिन सर ये तो इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन गलत है ये, इसको सर गायब कर दो, है ना। मार्क क्लोज, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसको गायब कर दीजिए सर, ये गायब हो गया। तो पहला ऑप्शन तो सर गलत हो गया। अगले ऑप्शन चलते हैं बी। बी क्या है? पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर निकालते हैं सर, पहले ये आ गया क्यू यूनियन आर, बिल्कुल सही बात है सर, ये क्यू यूनियन आर है। हाँ सर, इसका इंटरसेक्शन P के साथ, तो P के साथ जो इंटरसेक्शन आएगा मतलब वो वाला रीजन जहां P भी हो वही वाला रीजन बचेगा, मतलब ये रीजन यहां P है, यहां P है, यहां P है, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, ये वाला रीजन आ गया और यही वाला रीजन ये लग रहा है। आंसर बी टिक किया और आंसर मार्क करा और आगे निकल लिए। समझ रहे हो? वेन डायग्राम से देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। वेन डायग्राम को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ सेट एक्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूं दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ अ सेट कंटेन्स एक्स, इफ अ सेट एक्स कंटेन्स n एलिमेंट्स, n एलिमेंट है x के अंदर, कार्डिनल नंबर कितना है? n है उसका, ठीक है सर। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ x containing less than 5 elements? ओके, मान लो किसी सेट में जैसे A सेट है, यस, इसने x नाम दिया तो हम x ही रखेंगे सर, क्यों चेंज करेंगे? x इज इक्वल्स टू 6-7 एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है सर। 5 से बड़े है ना? हाँ सर, 7 लिख दिए टोटल, ठीक है सर। इसमें नंबर ऑफ सबसेट पूछे, कितने सबसेट ऐसे होंगे जिसमें 5 से कम एलिमेंट्स हो, लेस देन 5 एलिमेंट हो। तो यहां आपको पीएनसी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि आपने n में से, ये पहले जो n थे इनमें से n में से 0 एलिमेंट सिलेक्ट करिए, नल सेट सिलेक्ट कर लिया, या फिर सर ऐसे सबसेट सिलेक्ट किए जिसमें एक एलिमेंट था, तो NC1 से वो एलिमेंट सारे आ जाएंगे आपके पास, वो सारे सेट आ जाएंगे। अगर हम बात करें NC2 से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सारे वो आ जाएंगे NC2 के जिसमें सारे 2-2 एलिमेंट्स हैं, NC2 से वो आ जाएंगे सर। फिर अगर हम बात करें NC3 से, तो वो वाले सारे एलिमेंट्स, वो वाले सारे सबसेट आ जाएंगे जिसमें 3 एलिमेंट थे। और अगर हम बात करें NC4 से, तो वो वाले सेट आ जाएंगे जिसमें सारे 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप यहां पे NC5 लिखते हो, देखो आप ये रिलेट कर सकते हो किससे, अभी करवाऊंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, रिलेट कैसे करवाऊंगा। देखो उसने पूछा कंटेनिंग लेस देन 5, इक्वल टू 5 नहीं, लेस देन 5, तो या तो 0 एलिमेंट या 1 एलिमेंट, 2 3 और 4, इनका सारों का समीशन जो होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इन सारों का समीशन ऑप्शन डी लिखा हुआ है, R goes 0 to 4 NCR, है ना। कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर जो जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। ये देखो कैसे रिलेट किए गई चीजें, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा सवाल पूछ ले, नंबर ऑफ सबसेट बता दो भैया। अच्छे सवाल भी पूछे जाते हैं और जो अच्छे सवाल करके आते हैं वही एज, क्योंकि बाकी इजी क्वेश्चन सारे करते हैं, अच्छे सवाल जो करते हैं वही उनको एज मिलती है, उन्हीं के नंबर ज्यादा होते हैं, वही क्लियर करते हैं। अब देखो ध्यान से, एक मैं चीज रिलेट करने की कह रहा था, अगर किसी को पता है NC0, NC1, NC2 अप टू NCN की वैल्यू कितनी होती है, अगर उसको पता है तो वो 2 to the power n से रिलेट कर पाएगा कि ये नंबर ऑफ सबसेट भी होते हैं और ये क्या है? ये समीशन ऑफ सारे, मतलब सारे नंबर ऑफ 0 एलिमेंट हो गए, उन सेट का बात कर रहे हैं, फिर 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, तो ये सारे सबसेट जो हैं और वो 2 to the power n ही होता है। ये जब हम पीएनसी करवाऊंगा, इनफैक्ट बाइनोमियल जब पढ़ेंगे तब इसमें आपको रिलेट करूंगा आपको, ठीक है। चलिए सर जल्दी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर लेस देन 0। यहां पे नहीं बोला कि x एक कोई नेचुरल नंबर है, x कोई रियल नंबर है, x कोई इमेजिनरी नंबर है, x कोई क्या है, यहां पे कुछ नहीं बोला गया। जैसे अगर देखो x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर इज लेस देन 0, ऐसा कोई रियल नंबर तो होगा नहीं, तो नल सेट आ गया। लेकिन इमेजिनरी नंबर जरूर हो सकता है, तो यहां पे इन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि x क्या है, ठीक है। y की बात करें, फ्लावर, चर्चिल, मून, कारगिल, बहुत अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, कुछ भी कोई रिलेशन बन नहीं रहा।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? x इज अ वेल डिफाइंड बट y इज नॉट वेल डिफाइंड। नहीं, x तो वेल डिफाइंड नहीं है, वहां पे क्या लिखा होना चाहिए था कि रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो x वेल डिफाइंड नहीं है, x एंड y आर वेल डिफाइंड सेट, ये भी गया, ये भी गया। अब ये बचते हैं दोनों ऑप्शन। Y की बात करें, फ्लावर, चर्चिल, मून, कारगिल, ये भी कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो x इज वेल, y इज नॉट वेल डिफाइंड, नाइदर x नॉर y इज अ वेल डिफाइंड सेट। ऑप्शन से सीधा टिक करोगे, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको बताना था कि वेल डिफाइंड सेट है या नहीं। एनडी ने सवाल पूछा था और बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ध्यान से, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जल्दी से 3 का वेन डायग्राम बना लो। सर हमें कैसे पता कि ये डिसजॉइंट होंगे नहीं होंगे? अगर कभी डिसजॉइंट होते हैं ना तो वो रीजन 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो रीजन 0 आ जाएगा, टेंशन मत लिया करो, आगे बढ़ो। ए 3 स्टेटमेंट दे रखी है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन चूज करना है ना। तो हम देखो ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 3, तो पहले 1 को चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं। 1 क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी, ए में से बी यूनियन सी वाला एलिमेंट रिमूव कर दोगे तो ये वाला रीजन आएगा क्या? ए में से बी यूनियन सी वाले रिमूव कर दोगे तो ये वाला रीजन आएगा। बिल्कुल सही बात सर। लेफ्ट हैंड साइड तो येलो से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी कौन सा रीजन आया बेटा? ए माइनस बी, ये वाला रीजन आया सर, बिल्कुल सही बात है सर, ए माइनस बी ये वाला रीजन आ गया। और a माइनस सी भी निकालना और उनका यूनियन a माइनस सी, तो ये वाला रीजन और ऐड हो जाएगा। क्या दोनों बराबर हैं क्या? नहीं सर, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। आपने क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट, मतलब कि ए ऑप्शन सही है, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन है कि 1 सही है? नहीं, 1 सही नहीं है, 1 तो गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सिर्फ बी ऑप्शन, एंड द करेक्ट वन इज बी ऑप्शन। समझ रहे हो? आपको चेक भी नहीं करना पड़ा कि बी सही है या गलत है, बी बिल्कुल सही है। ऑप्शंस को जरूर देखा करो, जब तक ऑप्शन नहीं देखोगे आप फालतू की मेहनत कर रहे हो, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमें पता है, एग्जामिनर को पता है कि आपके पास टाइम कम है, वो ऑप्शन ऐसे सेट करेंगे जिससे आप एक ऑप्शन के थ्रू या 2 ऑप्शन के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जैसे अगर आप देखते, अगर सेकंड देखते तो आप देखिए ध्यान से, सेकंड ट्रू होते ही आपने देखा सेकंड ट्रू है तो आपका ये ऑप्शन गायब हो जाता, ये ऑप्शन गायब हो जाता, फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते, और थर्ड चेक कर लेते तो थर्ड से भी आंसर आ जाता। तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक से सॉल्व कर रहा हो, एक से सॉल्व किया आपने, पहले सॉल्व किया, उससे आपने ऑप्शंस देखे, अगर एलिमिनेट हो गए, खत्म आंसर। खुद पे विश्वास रखोगे तभी पेपर क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां से बेटा। नेक्स्ट क्या है, बेसिकली अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट्स। ये 3 सेट वाला क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बेटा। खुद कमेंट करें और खुद मतलब कि सॉल्व करें और हमें कमेंट बताएं। इनफैक्ट ये क्वेश्चन का जो डाटा है वही अगले क्वेश्चन में है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि मान लो फॉर एग्जांपल 21st क्वेश्चन है, द डायरेक्शन फॉर दीज 2 क्वेश्चंस आर दिस, और इन दोनों को सॉल्व करिए। तो आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि सर हम भी तो सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ a is x such that x is a multiple of 2, multiple of 5, multiple of 10, then a intersection b intersection c। ये क्वेश्चन आप लोग पहले ही कर चुके हो, तो क्या बोलेंगे हम, सर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, 5 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल इज इक्विवेलेंट टू 10 का मल्टीपल, तो वी कैन से कि सर ये सी सेट आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स लाइक म्यूजिक। जल्दी से वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चा। आपको पता लग रहा है कि म्यूजिक है और डांसिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो म्यूजिक बना दिया और डांसिंग बना दिया, एक यूनिवर्सल सेट बना दिया बाहर। ठीक है सर, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है सर, 60 एलिमेंट्स है। 45 लाइक म्यूजिक, 50 लाइक डांसिंग, 5 लाइक नाइदर। दोनों में 5 ये वाले बच्चे 5 बाहर आ जाएंगे, 5 तो बाहर आ गए सर। ठीक है,
अगर हम देखें म्यूजिक में टोटल कितने हैं बेटा, 45 है, और डांसिंग में टोटल 50 है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट होते तो 45 प्लस 50 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सर कितने हैं, 60 है। तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स कॉमन है जिनको म्यूजिक भी पसंद है और जिनको डांसिंग भी पसंद है। तो आपने मान लिए वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है। म्यूजिक में टोटल 45 थे, तो सिर्फ म्यूजिक के कितने बच जाएंगे, 45 माइनस एक्स। डांसिंग में टोटल 50 थे, सिर्फ डांसिंग के कितने बच जाएंगे, 50 माइनस एक्स। 5 जो है वो बाहर आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 60 हो गए। ये जो सारे डाटा लिखा है इनका सम कितना हो गया, 60 हो गया। दैट इज 5 प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स। टोटल कितने होने चाहिए सर, यूनिवर्सल सेट, दैट इज 60 स्टूडेंट होने चाहिए। बिल्कुल सर, ये x तो x से कैंसिल हो गया सर, यहां आ गया ये 45 प्लस 5 प्लस 50 इज 100 माइनस x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 40 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 40 आ गई है। अब आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, यहां 40 स्टूडेंट्स हैं, यहां 45 माइनस 40 दैट इज 5 स्टूडेंट्स हैं, यहां 50 माइनस 40 दैट इज 10 स्टूडेंट्स हैं। एक बार चेक कर लिया करो, 40 प्लस 10 50 प्लस 5 55 प्लस 5 60, और ये 60 स्टूडेंट्स यहां पे आ रहे हैं सर। कितने आ रहे हैं सर, ये 60 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब क्वेश्चन पे जल्दी से देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class who like both music and dancing। both वाले बताने हैं आपको, both वाले कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन बी टिक किया और जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चले गए। उम्मीद करते हैं कि आप सेट्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहे तो प्लीज वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगा कि वीडियो सॉल्यूशन कितने बजे अपलोड होंगे। आपके पास डे टू डे का प्लानर स्केड्यूल है, वो आपको हेल्प करेगा कि आपका कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला, या कुछ क्या पढ़ने वाले हैं, किसकी क्लास है, ये आपको वीकली बेसिस पे आपको पता लगता रहेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बहुत सारा पढ़ाई करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और हम लगे रहेंगे सर। ये हमारा प्रॉमिस है आपके लिए, और हमारी साइड से, हमारे पीडब्ल्यू की साइड से, आपके पीडब्ल्यू की साइड से ये प्रॉमिस है कि हमारी मेहनत कंटिन्यू रहेगी आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।